हेलो हेलो बंद कर देते हैं ना। हाँ ना, हाँ हाँ। प्लीज कैन यू जस्ट स्विच ऑन दैट? थैंक्स। So hello and welcome to RP classes or YouTube channel and offline lecture for 12th physics. तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक आई विल बी ऑडिबल नाउ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे। आई स्टार्ट विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस हियर। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग। शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर या मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है बेस्ट यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर नॉट डिस्टर्बिंग मी। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। When the magnetic compass needle is carried nearby to the straight wire carrying current, nearby to the straight wire carrying current। देखिए अब इसे एक डायग्राम में यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक डायग्राम, तो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग यू कि भाई अगर ये करंट है, if this is the current carrying conductor, so in the surrounding region the magnetic field is going to be like this, जैसे मैंने बोला था ना दिवाली की चक्री के जैसे। ठीक है, तो then now let's read all the options here. The straight wire cause a noticeable deflection in the compass needle। हाँ सही बात है, ये तो होता है। The alignment of needle is tangential to an imaginary circle with straight wire as its center and has the plane perpendicular to the wire। Alignment of magnetic needle will be always in the direction, मतलब ये जो है बी बार, वो बी बार tangential होगा to an imaginary circle। This is an imaginary circle with straight wire as its center and has the plane perpendicular to the wire। Yes, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे। सो द आंसर हियर इज सी, बोथ एंड 1 and 2 आर करेक्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल होगा ना, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा जी। इज दिस क्लियर टू ऑल? इट विल अलाइन इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वी आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉरेंस फोर्स। जहाँ तक हम लॉरेंस फोर्स को जानते हैं, द लॉरेंस फोर्स जो हमने लिखा था, अगर आपको याद है, इट इज एफ बार इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इट विल बी क्यू ई बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार, है ना? इस तरह का होता है जी। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। लॉरेंस फोर्स इज दिस इज द लॉरेंस फोर्स वी से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर बार, मैग्नेटिक फील्ड बी आर बार, द फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय क्यू ई बार क्यू वी बार क्रॉस बी बार। तो ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट ना? क्या लिखा है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मुझे नॉट करेक्ट चाहिए, तो ये करेक्ट है। दिस इज करेक्ट, देयरफॉर दिस इज नॉट द आंसर। आई वांट नॉट करेक्ट। इसमें से गलत कौन सा है? द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अगर क्यू का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये भी करेक्ट है, इसलिए ये आंसर नहीं है। द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो
इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। भाई पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे वेलोसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है। फॉर स्टैटिक चार्ज द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, ये गलत है, ये गलत है। स्टैटिक चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है जी? द चार्ज विच डज नॉट मूव। तो इसका मतलब है इसका वेलोसिटी 0 है। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है जी? ये रहा मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब उसका वेलोसिटी या ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, करेक्ट ना? तो वो बोल रहे हैं कि स्टैटिक चार्ज मतलब वेलोसिटी अगर 0 हो गया, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो ये मैक्सिमम नहीं होगा जी, ये तो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ये 0 बनेगा, राइट? तो ये गलत बोल रहा है, ये गलत है, मुझे नॉट करेक्ट चाहिए, इसलिए ये सही आंसर है। इज दिस ओके? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है लेकिन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। समझे क्या? तो अगर देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इट विल रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स प्लेइंग इट्स रोल व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग। इज दिस ओके? अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। In an inertial frame of reference, inertial frame of reference, अब मुझे आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। I have to talk about the inertial and non-inertial frame of reference, and for that मैं आपको कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा for inertial frame of reference। ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप्स के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल frame of reference. This is also called as accelerated frame of reference. तो दोनों में अंतर क्या होता है? ये या तो फिक्स होता है, फिक्स मतलब जीरो वेलोसिटी, फिक्स मतलब जीरो वेलोसिटी, या तो फिर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो इंस्टेड ऑफ 0 आई विल कॉल इट एज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब दिस इज जीरो एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका एक्सेलरेशन 0 है। एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब दिस विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस विल हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, घरी तू चल रस्ता नाही माहिती कुठली टार्गेट आहे ती तुझी आहे का? तुझी मग तू कशाला गेल? त्याला घर नाही माहिती मग? हो
ड्रायव्हिंग स्कूल वाल्याला गाडी नाही चालवत आहे? विचारतो मी. हाँ, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब यहाँ पे बसा बसा, सिट डाउन. आई विल ask you a very simple thing in a particular situation. I said sit down. Keep safe distance. सुरक्षित अंतर ठेवा. घासायला मांडी नको बसू त्याच्या, लांब बस. इकडं. त्याच्या पण नको. ओके. सो वी कंसिडर, एक हम रेलवे स्टेशन पे गए हैं. ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो. दिस एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू लास्ट ईयर ऑल्सो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेंबर दैट एग्जाम्पल. कि हम वहाँ पे गए हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे देखा, तो उस प्लेटफॉर्म पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है. ठीक है. दिस बॉक्स, ये बड़बड़ बंद कर रहे. शट अप. हाँ, ये ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है वहां पे. लेट मी कॉल दिस बॉक्स एज डी. ठीक है. एंड देयर आर वेरियस अदर पर्सन्स. ठीक है. तो अगले प्लेटफॉर्म पर एक बंदा है, इज स्टैंडिंग देयर, पर्सन ए. ठीक है. उसके अगले प्लेटफॉर्म पर एक पर्सन है, तो ही इज इन द रेन, पर्सन बी. ही इज इन द ट्रेन, ट्रेन, एंड दिस ट्रेन इज मूविंग with constant velocity, and there is one more train on the next platform. उसके अंदर person C है, but this train is moving with constant acceleration. Is that clear? These are the various. I want to find out now. This is a stationary box. I want to find out what is the velocity of A, velocity of D relative to A. दोनों भी stationary. This is stationary, this is stationary. The velocity of D relative to A. A के नजरिए से D का velocity क्या होगा? 0 होगा. Yes or no? B के नजरिए से, which is moving with velocity V, what is the velocity of this box? Velocity of D relative to B. I think B के नजरिए से this box is moving in the opposite direction with velocity V. Yes or no? Hello? क्योंकि B खुद इस तरफ जा रहा है, तो उसे ये बॉक्स अपोजिट दिशा में जाता हुआ नजर आएगा. एग्री? C के नजरिए से, C is going in this direction with acceleration A. तो C के हिसाब से the box is traveling in the opposite direction with acceleration A. Yes or no? Yes or no? Are you understanding what I'm saying here? ठीक है. अब ये तो एक्चुअली नजरों का धोखा है. This is not what is seen there. क्योंकि मुझे ये पूछना है कि whenever there is a force, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे लगेगा, मतलब पर्सन सी को ऐसा लगेगा कि इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, बट फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन इट हैज टू हैव द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. व्हेन द फोर्स F is acting on a body of mass m, then it produces acceleration A. Yes or no? Are you understanding what I'm saying there? मतलब C के हिसाब से इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा. Now what is this force? This is not the real force. This is a pseudo force. Yes or no? ये एक pseudo force है, ये एक imaginary force है, ये एक unreal force है. Yes or no? जो कि है नहीं वहां पे. ये तो C के नजरों का धोखा है.
This force is there. Are you understanding what I'm saying there? ठीक है. अब हम बात करते हैं frame of reference की. Now I will talk about the frame of reference. So what we see here is this is the fixed frame of reference. Fixed frame of reference. So any frame of reference which is either fixed, मतलब zero velocity, or having constant velocity, मतलब zero acceleration, is called as fixed or inertial frame of reference. तो यहाँ पे ये जो दोनों है, person A and person B, which is having zero velocity or constant velocity, मतलब zero acceleration, these both references, these both are called as fixed or inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Fixed or inertial frame of reference. And ये जो है, this train is moving with constant acceleration. So this frame of reference is called as non-inertial. क्या कहते हैं इसको? Non-inertial or accelerated frame of reference. Is this clear to you? This is called as non-inertial or accelerated frame of reference. I hope this is clear to you all. समझ में आ गई बात? Accelerated या non-inertial frame of reference का और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं. Now this, whenever there is non-inertial or accelerated frame of reference, वहाँ पर एक pseudo force अपने आप आ जाता है. The pseudo force automatically comes into picture. Is that clear to you all? Any doubts about this explanation which I gave you? ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि whenever a body is performing some kind of circular motion, जैसे कि यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि भाई इधर यहाँ पर एक बॉडी है, दिस इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. दिस इज चार्ज Q, नॉट बॉडी, Q. चार्ज Q इज देयर, ये चार्ज Q है. कैन यू सी दैट? दिस इज चार्ज Q. सो दिस चार्ज इज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, मतलब इट इज मूविंग, आई वुड से. तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो डायग्राम है वहाँ पे इट शोज अ लॉन्ग वायर. दिस इज अ लॉन्ग वायर. This is carrying current I, and a charge Q is having velocity V parallel to the current as seen by the observer S. ठीक है, इसे current को मतलब this charge is moving in the upward direction which is parallel to this current, and this is seen by this observer S. Are you understanding what I'm saying? There is no electric field, but there is a magnetic field which exerts force on the charge, and the charge is attracted towards the wire. This is the case of like parallel currents. This is the case of like parallel currents. क्योंकि ये current है and this charge is moving, that means there is a current. So this is the case of like parallel currents, and therefore both of them, they will experience the force towards each other. What kind of force? Well, it's a magnetic force. They will both attract each other. Yes or no? Like conductors, like parallel conductors, they exert the force of attraction, unlike parallel repulsion. ये हमने किया है. तो यहाँ पे क्या होगा? They exert the force on the charge and the charge is attracted towards the wire. तो ये हमने ऑलरेडी बात करी है इसके बारे में. Is this clear to all? Now consider another observer S1 who is moving at a uniform velocity V parallel to the wire. तब ये तो हमने यहाँ पर है, ये फर्स्ट वाला जो ऑब्जर्वर है उसकी वजह से ऐसा, उसके हिसाब से ऐसा हो रहा है. अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि देयर इज ऑब्जर्वर S1 हु इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी V पैरेलल टू द वायर. इन दिस फ्रेम द चार्ज इज एट रेस्ट. यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होगा, इट्स नॉट मूविंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो ये सेकंड केस है. दिस इज द सेकंड केस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल.
अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट in an inertial frame of reference, the magnetic force on the moving charged particle is F bar. Its value in another inertial frame of reference will be, ये वैल्यू चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. मतलब यहाँ पर ये पर्सन स्टेशनरी था इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, लेकिन दूसरे सिस्टम में अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि यहाँ पे अगर चले जाते हैं तो यहाँ पर ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. दिस वाज अबाउट द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. आई होप दिस इज क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन. नंबर 6. A straight wire having the mass of 1.2 kg. The mass of the wire is 1.2 kg. Length of 1 meter carries the current of 5 ampere. If the wire is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field, then the magnitude of the field is. ये ऐसा है कि यहाँ पे डायग्राम में इसके अगर ड्रॉ कर लो तो डायग्राम इज समवॉट लाइक दिस. सी इट इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है कि भाई ये वायर है, लेंथ 1 मीटर, कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर and this is carrying the current and this wire is placed in the uniform magnetic field. So according to the formula it will be explained. Now theta is equal to 90 degree है यहाँ पे, correct ना? So Fm is equal to QAB sin theta या Bill sin theta, but theta is equal to 90 degree, therefore sin theta is equal to 1. सही है. So this magnetic force is acting in the upward direction. Curl the fingers from the first vector to the second vector. Fm will be in the upward direction. और इस वायर का जो वेट है mg, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और ये अपवर्ड फोर्स टू बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स. समझे? बिल इज इक्वल टू mg. बस सब्स्टिट्यूट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. मतलब b मुझे फाइंड आउट करना है. यू सी, सो व्हाट इज b इज इक्वल टू mg अपॉन il. m I and length is 1 meter, है ना? If I do this calculation, इसको अगर मैं 10 ले लूँ तो भी चलेगा, 10, है ना? And B is what? B कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ L is 1. तो क्या आएगा फिर ये बताइए? 12/5, that is 2.4 Weber per meter square, that is Tesla. Is that clear? 2.4. So C is the answer. Doubts there? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. बोलिए. A circular loop of radius r is carrying the current I placed in the uniform magnetic field B perpendicular to the loop. The force on the loop is,
बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। कुछ इस प्रकार से है। This is the loop of radius r carrying a current I placed in the uniform magnetic field B perpendicular to the loop. The force on the loop is, no, you know, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो। बताइए। क्या है मतलब पेज नंबर क्या है? हाँ, आर्बिट्री शेप है, करेक्ट। ये रहा। बायट शॉर्ट लो हो गया। ये रहा वायर विद आर्बिट्री शेप, है ना? तो आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आई डी एल बार क्रॉस बी बार, ये वाला फॉर्मूला। समझे क्या? समझे क्या? आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में होगा यार एफ एम इज इक्वल टू हियर इज इक्वल टू आई इंटीग्रल डी एल बार क्रॉस बी बार, सही है ना? अब अगर मैं इसमें देख लूँ डी एल बार डी एल बार डी एल बार, क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? द फोर्स ऑन द लूप, यस प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन हियर। एक मिनट आप से बताएंगे। हाउ डू यू गो फॉर दैट? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल बार,
I'm trying to explain you the reason for the same. I'll go to the DC Pandey book. DC Pandey, page 345. ये देखिए, तो यहाँ पे अगर ऐसे आएगा तो whenever it is a closed loop, if it is a closed loop, curved wire है, but this wire is along the closed loop. अगर ये closed loop है, an arbitrarily shaped closed loop carrying the current I is placed in the uniform magnetic field as shown in figure B. Figure B ये रहा यहाँ पे, ठीक है. I'll just take this and ये दो केसेस है यहाँ पे, ठीक है. उसमें से केस 1 अगर है तो तुमको वो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा जो भी आए. लेकिन केस 2 की अगर मैं बात करूं, ये रहा, एंड वी एक्सेप्ट दिस रिजल्ट विदाउट प्रूफ, ठीक है. वी एक्सेप्ट दिस विदाउट प्रूफ. ये रहा केस 2 की अगर मैं बात करूं, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. तो ये एक क्लोज लूप है फील्ड के अंदर, ये क्लोज लूप है, चाहे वो परपेंडिकुलर ही क्यों ना हो, बट इफ इट्स अ क्लोज लूप, ठीक है. एन आर्बिट्रली शेप्ड closed loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field as shown in the figure. We can again express the force acting on the loop in the form of equation. ये इक्वेशन हो, लेकिन ये क्लोज लूप है इसलिए उस इंटीग्रल को हम नॉर्मल इंटीग्रल नहीं बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं. इट्स साइकिल, इट कंप्लीट्स द साइकिल, इट्स कॉल्ड एज साइक्लिक इंटीग्रल. But this time we must take the vector sum of the lengths of elements dl over the entire loop. मतलब इसको छोटे 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 हिस्सों में अगर हम बांट दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया है, दिस विल बी अ क्लोज लूप. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. So in this case, because the set of lengths of elements forms a closed polygon, the vector sum must be 0. It's a vector sum, मतलब dl बार यहाँ से शुरू होता है, dl बार है वो, it's not simply dl but it's a dl बार. मतलब ये वेक्टर्स ऐड हो जाते, बट इट कम्स टू द अगेन स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से होगा, ये होगा, यस और नो. लेकिन अगर ये एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाता है, ये और एक फोर्स है, ये और एक फोर्स है, ये और एक फोर्स है, और ये फाइनल फोर्स इधर है, तो दिस ऑल फोर्सेस, 6 फोर्सेस, दे विल हैव 0 रिजल्टेंट, यस और नो. उसी प्रकार ये जो है डीएल बार, ये पूरा क्लोज हो जाता है, इस वजह से उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है, वेक्टर सम मस्ट बी 0. thus the net magnetic force acting on any closed current carrying loop is in the uniform magnetic field is 0. तो अगर ये क्लोज्ड है तो इसका आंसर 0 आएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ये मैंने डीसी पांडे बुक से लिया हुआ है. हाँ, टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने ये रेडीली दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक की अगर बात करूँ मैं, ये रहा, कहाँ गया है, तो पेज नंबर 236. यही चीज़ इन्होंने क्लोज सर्किट, यस, क्लोज सर्किट के लिए ये 0 आएगा. दे हैव गिवन हियर, it is like this, it's a closed circuit and this is equal to 0. So why the sum of vectors along the closed circuit is 0. Is this okay? It must be 0. Any doubts about that? So this is given in the textbook also. Is that okay? समझ में आ गई बात? If you want, I will copy it from the textbook. कोई बात नहीं. ले भाई, मैंने इसको टेक्स्ट बुक से ले लिया, झगड़ा मत करना मेरे से, ठीक है.
ये टेक्स्ट बुक का दिया हुआ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बात करते हैं। 2.5 मीटर लॉन्ग वायर, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्चुअली सेम उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इट्स जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके लिए मैं इसको होमवर्क ही दे दूंगा। सिंपल है, कर लेना भी, क्या है, क्या, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 9। A current of 10 ampere is flowing in the wire. Current of 10 ampere is flowing in the wire. कुछ इस तरह से है ये, यहाँ पे दिस इज बी बार। इस तरीके से, तो दिस इज बी बार, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई एल, एंड दिस इज द फोर्स। इसके ऊपर फोर्स ऐड करेगा एफ एम। करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 10, wire of length L is equal to 1.5 meter, a force 15 Newton is acts on it when it is placed in the uniform magnetic field B is equal to 2 Tesla. The angle between the magnetic field and the direction of the current theta पूछा है। They are asking what is the angle theta. Fm is equal to Bill sin theta. Bill sin theta. So sin theta is equal to F upon Bill. So that is F कितना है, B I, ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 15 और ये कैंसिल होगा, हाफ इज 0.5, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट्स आंसर? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर इस टाइप के है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक दिस फर्दर। आगे बढ़ते हैं वी गो फॉर द अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन से, वही मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही क्वेश्चन है ये। Now before I go for this, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is horizontal component of Earth's magnetic field. Let me call this as ABH, 3 into 10 raised to minus 5 Tesla, and having the direction from geographic south to geographic north. Having the direction from geographic south to geographic north. तो उसे अगर मुझे दिखाना होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा जी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, दिस इज 90 डिग्री। सो द मैग्नेटिक field, Earth's horizontal component of magnetic field is BH bar. BH bar is 3 into 10 raised to minus 5. The force per unit length on a very long straight conductor carrying a current of steady current of 1.2 ampere in the east to west direction. This is the current का direction, east to west. तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय बिल साइन थीटा।
B. 3 into 10 raised to minus 5. I कितना है 1.2 ampere. Length, they are asking force per unit length. F upon L चाहिए ना मेरे को. Into sine of theta is 1. 3.6 into 10 raised to minus 5 Newton per meter. ठीक है? What's the answer here? C. Any doubts about that? Next question. We'll go for चलिए आगे बढ़ते हैं. डायग्राम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे एक सोलिनॉइड है. व्हाट डू यू मीन बाय सोलिनॉइड? अ वेरी लॉन्ग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना, कुछ इस तरह से होगा. I'll call this as a solenoid. ठीक है, ये रहा. ठीक है, दिस इज अ सोलेनॉइड एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. सोलेनॉइड के अंदर वहां पे एक व्हाट डू यू से एंड 8 सेंटीमीटर, दिस इज अ सोलेनॉइड और उसके अंदर दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड और यहाँ पर ऐसा एक वायर दिया है. लॉन्ग वायर कंटेनिंग कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू हिज एक्सिस. ये एक्सिस को परपेंडिकुलर है. ठीक है. If the magnetic field inside the solenoid is 0.3 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड दिया है यहाँ का अंदर. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड is 0.3 Tesla. Then the magnetic force on the wire is, देखिए सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा और करंट इस तरह से नीचे. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज कैरिड. तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore sin theta is equal to 1. Okay. So what is the magnetic force acting on this wire? It is Fm is equal to Bill sin theta. Right? B 0.3. I 10 ampere. Length कितना है इसका? एंड साइन थीटा इज 1 ना. कितना आएगा ये? 24 इंटू 10 रेस टू 0 मतलब 24 ही आएगा ना. क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर है ना ये. 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 तो कुल मिलाकर आएगा 24 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. That is 0.24 Newton. Is this okay? Is this okay? अगला क्वेश्चन. How's that? बताइए.
सेम है रे, सेम है, सेम. सेम टाइप एज सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, इसका आंसर आएगा इतना, आप कर लीजिएगा. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो आई विल लीव इट टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सही है. हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं. टेक दिस फर्दर. और क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है जी यहाँ पे देखिए. सर्कुलर कॉइल, वेरी इंटरेस्टिंग. हेलो, सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स. ये स्टार क्वेश्चन है, ये स्टार प्रॉब्लम है. क्लियर कर देता हूँ पहले ही मैं, देख लीजिए. अब सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, n इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ टर्न्स 20, एंड 10 सेंटीमीटर रेडियस इज प्लेस्ड. तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर. ठीक है, इट्स प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. तो B is equal to 0.1 Tesla. If the current in the coil is 5 ampere, current in the coil is 5 ampere. Okay. And cross sectional area of the coil, coil का cross sectional area दिया है 10 raised to minus 5 meter square. Okay. And the coil is made up of copper wire having free electron density. Free electron density, इसको रो कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, I'll denote it as rho. Rho is equal to 10 raised to 29 per meter cube. ठीक है. Then the average force on each electron in the coil due to magnetic field is average force on each electron. कॉइल है, इट्स अ कॉइल. ठीक है, अगर कॉइल है तो इफ इट्स अ कॉइल, लेट मी से इस तरह का कॉइल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, सॉरी ऐसे है ना. इट्स लाइक दिस. यस, आसान है, बहुत आसान है. कैसे करेंगे बताइए. इफ इट इज लाइक दिस जी, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस तरह से अगर ये घूम रहा है तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग. फोर्स एक्टिंग इज गिवन बाय बिल साइन थीटा. इट इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, राइट. वेरी गुड. बिल साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा. सही है. तो ये तो फोर्स हो गया जी, दिस इज द फोर्स. तो टोटल फोर्स होएगा बिल. नाउ ये अगर ऐसा लेट मी से कि इफ दिस इज द वायर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, विच हैज गॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया A और उसका लेंथ है L, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा जी इसका, A इंटू एल. टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, A इंटू एल. करेक्ट. नाउ आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है. इन्होंने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है. कितना, 1 मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम अगर होगा 1 मीटर क्यूब, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, रो पर मीटर क्यूब दिया है ना. तो अगर इसका वॉल्यूम V विच इज इक्वल टू V होगा इसका वॉल्यूम, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने होंगे, V इंटू रो. These are the number of electrons. So how many number of electrons हो गए जी, number of electrons are nothing but V into rho. That means it is nothing but rho A into length. Yes or no?
Now I want to find out what is the force per electron. I want to find out what is the force per electron. तो ये है total force और ये है total number of electrons. तो force per electron हो जाएगा बिल अपॉन रो ए एल. तो इसमें से L gets cancelled and I just need to substitute for B. B कितना है जी? B is 10 raised to minus 1. करंट कितना है? 5 एम्पियर. रो इज 10 raised to 29 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 raised to minus 5. तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 into 10 raised to ये 24 ऊपर जाके -24, that is -25, that is those many newtons. So what is the answer here? B is the answer. I hope this is clear. Great. Yes or no? Great, great, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था ये. इट वाज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसको हाफ स्टार क्वेश्चन बोल दूंगा. हाफ स्टार बोले तो फिगर, और दूसरे साइड में हाफ kg 500 ग्राम का मास डाल दिया है. इज एडेड टू द अदर आर्म टू बैलेंस द वेट ऑफ द कॉइल. कॉइल का वेट इसके साथ बैलेंस हो रही है. अब इसके अंदर करंट ऑफ कितना I इज इक्वल टू 9.8 एम्पियर. देखिए 9.8 G के साथ उन्होंने मैच करा दिया है, वो कहीं ना कहीं कैंसिल होने वाला है फॉर श्योर. इज एक्टिंग देयर, इज पास टू द कॉइल एंड द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. अब ये क्रॉस दिया है. क्रॉस का मतलब क्या होता है जी? क्रॉस का मतलब इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन क्रॉस का है. कितना है जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे? 0.4 टेस्ला. कितना है? 0.4 टेस्ला. 0.4 टेस्ला. 0.4 टेस्ला का है. एक्टिंग इनवर्ड, दैट इज इन द एक्स जेड प्लेन, डाउनवर्ड एरो. ठीक है. इट स्विच्ड ऑन सच दैट द आर्म CD, now this is acting only on this arm. It's acting only on the arm. ठीक है. CD of length 1.5, तो इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ CD is equal to 1.5 सेंटीमीटर. द एडिशनल मास. अब ये क्या होगा? देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे. द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड या पुणे से है जी, पुणे से. एडिशनल मास m. तो अब इसके ऊपर कुछ तो यहाँ पे डिसबैलेंस होगा. क्या बैलेंस होगा, क्या होगा बताइए मुझे. तो ये क्रॉस है. एक मिनट. क्रॉस का मतलब है इट इज इनवर्ड. इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो इसका 3D स्केच अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे भाई? कोशिश मतलब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ से, और ये है करंट जो कि ऐसा फ्लो होगा उसके अंदर. मैं ये बोलूंगा भाई this is C and this is D and this is the magnetic induction. I hope this is the current which is flowing here like this. Now curl the fingers of your right hand from the first vector to the second vector. Curl the fingers of your right hand from the पहला वेक्टर to दूसरा वेक्टर. भैया ये है तुम्हारा पहला वेक्टर, ये है आपका दूसरा वेक्टर. तो आप कर्ल फिंगर्स अगर ऐसे करोगे तो जो थंब रहेगा, आउटस्ट्रेच थंब, वो कौन से दिशा में होगा जी? वो होगा डाउनवर्ड. कहाँ से होगा जी? इट विल बी डाउनवर्ड, इस तरीके से. सो दिस इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इज लाइक दिस. ऐसा आएगा. सही है. तो ये इसे नीचे पुल करेगा, नीचे पुल करेगा. फोर्स कितना है ये फोर्स? दिस फोर्स इज नथिंग बट, आप इसको QVB साइन थीटा लिखिए या तो फिर बिल साइन थीटा लिखिए. बिल साइन थीटा, बट थीटा तो एज इट इज है भी अपने को पता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1. तो फोर्स एक्टिंग इज बिल. कितना? बिल. ये फोर्स एक्ट करेगा. बट इसको बैलेंस करने के लिए विल हैव टू ऐड सम मास m, और वही अपने को फाइंड आउट करना है. तो हमारा इक्वेशन क्या होगा जी? बिल इज इक्वल टू mg. बिल इज इक्वल टू mg. अब इसमें इन्होंने I का वैल्यू कितना दिया है? 9.8, और G का वैल्यू होता है 9.8. तो ये जोर से गया. करेक्ट ना? सो व्हाट इज m इज इक्वल टू BL. B कितना है? 0.4 एंड लेंथ है 1.5 10 raised to minus 2. कितना आएगा ये? 5 15 60 आएगा. 1 2 0.6 इंटू 10 raised to minus 2 kg. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 इंटू 10 raised to minus 3 kg, मतलब 6 ग्राम. कितना आएगा? 6 ग्राम. C इज द आंसर. अच्छा क्वेश्चन था ये. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन है.
या लेट्स टेक दिस फर्दर, आगे बढ़ते हैं जी। इसको भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए हमने इसको हाफ स्टार बोल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स टेक दिस फर्दर। अच्छा है ना। कहाँ पे सॉल्व करूँ इसको? जी आ गया ये देख। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Which of the following is the correct statement about the magnetic forces? Magnetic forces के बारे में which is the correct statement? क्या दिया है यहाँ पे? Can you just switch on the fan? Fan का button please दबाओ. One number. Which is the correct statement? Thank you. F1 F1. F1 1 1. Thank you. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? मैग्नेटिक फोर्सेस ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। झूठ बोल रहा है। डू नॉट ओबे थर्ड लॉ। यस, एक्चुअली इट डज नॉट ओबे थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन का लॉ ये नहीं ये करता। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। Very high current, magnetic forces obey Newton's third law, and inside the low magnetic field, magnetic forces obey third law. नहीं, B is the correct answer there. Let's take this further. I'll go further. Magnetic motion in the magnetic field. Let's go for motion in the magnetic field. क्या आएगा? चलिए एक सेकेंड ना, just ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग on the circular path with velocity v in the uniform magnetic charge particle circular path। ठीक है, फिर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ऐसे in a uniform magnetic field if the velocity of the charge particle is doubled। देखिए ये ऐसा घूम रहा है, मतलब वी कैन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेलोसिटी डबल किया है इसका। हाँ,
अगर ये सर्कुलर ये दिस इज द वेलोसिटी वी से, लेट्स से, अब अगर ये वेलोसिटी डबल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड है किसी अलग तरीके से, लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज समवॉट लाइक दिस, ऊपर की दिशा में अगर है मैग्नेटिक फील्ड, समझिए दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर वैसे। तो फोर्स जो एक्ट करेगा उसके ऊपर, वो फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट करेगा जी, फोर्स कौन सी दिशा में एक्ट करेगा, ये इस तरह से होगा, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स वैसे। Now we know that this F, magnetic force, is equal to QVB sin theta. Well, theta sin theta is equal to 1 अगर मैं बोल दूँ तो it will be simply QVB. If the velocity of the charged particle is doubled, the strength of the magnetic field is halved. Velocity double किया है, V dash is equal to 2V and B dash is equal to B by 2. Then what happens to the radius? What happens to the radius? ये पूछा गया है। Is the question clear? ठीक है। अब ऐसा है कि भाई ये जो इसके ऊपर फोर्स होगा, दिस विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, लेट्स से फोर्स is going to be like a centripetal force. So I'll say FCP is equal to the magnetic force. This is mv square upon r is equal to qvb, है ना। साइक्लोट्रॉन का यही तो प्रिंसिपल हमने यूज किया है जी। तो इसमें से वेलोसिटी गेट्स कैंसिल एंड व्हाट इज द रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ये रेडियस के लिए फॉर्मूला है। अब इन्होंने बोला है कि भाई रेडियस में इन्होंने वेलोसिटी को दुगना बना दिया 2 टाइम्स v और इसको आधा बना दिया v/2, तो ये by 2 ऊपर चला जाएगा। तो व्हाट विल बी द रेडियस r डैश इन दिस केस m टाइम्स 2v डिवाइडेड बाय q इंटू v/2। सो दिस इज गोइंग टू बिकम mv अपॉन qb इंटू 4। सो ये बनेगा 4 गुना 4 टाइम्स। So what we can say here, this will become radius will become 4 times. B is the correct answer. I hope this is clear. Next question I'll go for. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। An electron of energy 1800 volt, an electron volt, एनर्जी कितना दिया है इलेक्ट्रॉन का 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, I'll have to multiply this by 1.6 into 10⁻⁻19। अब ये जूल बन चुका है। तो कुल मिलाकर इसका एनर्जी हो जाएगा जी 1800 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। I hope this is okay. All right. Describes the circular path in the magnetic field of flux density 0.4 Tesla. Magnetic field flux density इसलिए कहते हैं because this is Weber per meter square. Radius of the path is, they are asking what is r is equal to। पूछा है r कहाँ, r कितना है, q दिया है, mass of the electron दिया है। well it's a very simple formula, हाँ। देखिए ऐसा है कि ये जो चार्ज है या q whatever electron is there, this is the electron, I'll let me call this as QE या whatever, and इस तरफ समझिए एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, इट हैज गॉट सर्टेन मास। तो ये अट्रैक्ट होगा मतलब भागने लगेगा। Now this electron will have kinetic energy half mass of the electron into velocity of the electron का square. So what is the velocity of the electron is given by, it is square root of 2e upon mass of the electron. Is this okay? अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम मतलब भाग रहा है इस तरफ ना। वी नो दैट इन साइक्लोट्रॉन में हमने देखा है कि इट्स गोइंग टू हैव सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है ना उसका मतलब centripetal magnetic force is actually providing the necessary centripetal force. The magnetic force is given by QVB and centripetal force is equal to mv square upon r
तो नेचुरली यहाँ पे वेलोसिटी गेट्स कैंसल एंड वी गेट द रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ये तो हमें पता है, मुझे वही पता करना है जी। उन्होंने क्या दिया है कि आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस के लिए मुझे मास चाहिए है। वेलोसिटी कोई नहीं, ये वाला वेलोसिटी इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, दिस वेलोसिटी यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी के लिए एनर्जी चाहिए और मास चाहिए, जो कि है मेरे पास। चार्ज चाहिए, वो भी है। बी चाहिए, वो भी है, बिल्कुल है। तो फिर मेरे लिए फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा जी? मैं फॉर्मूला यूज करूंगा R इज इक्वल टू मास अपॉन क्यूबी टाइम्स वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स द एनर्जी अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये भी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही है, समझे क्या? तो ये मास अंदर चला जाएगा स्क्वायर बन के, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन क्यूबी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ m लिखिए या me लिखिए, कोई बात नहीं, m स्क्वायर 2e अपॉन m। me बोले तो फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बस वो कैंसिल कर दिया यहाँ पे। चलिए, तो व्हाट यू ऑब्टेन देयर, दिस विल गिव मी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय qb। तो यही मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट्स गो दैट, लेट्स डू दैट। r इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, टू टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंटू E 1800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये तो जूल में हो गया। एंड Q चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। B इज इक्वल टू 4 टेस्ला, है ना। तो दिस इज 0.4 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है भाई। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है विद द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। कैसे करेंगे? I have to solve this. I have to simplify this by the method of approximation. How are we going to go? Yes, I would say this is equal to मैं पहले 2 इंटू 9.1 इंटू 18 को मैं स्प्लिट करूंगा 2 इंटू 9। 1.6 को मैं लिखूंगा 16, एक 10 का पावर इधर गया तो वह बन जाएगा 16। आई एम बेसिकली ट्राइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, करेक्ट। इंटू 10 का पावर कितना ना हो गया बताइए। अब देखिए, ये -31 -19 इज -50, और फिर ये 2 zeros आ गए +2, और ये -1 आ गया, इधर गया ना, वो -1 आ गया, तो इतना हो गया कुल मिलाकर 10 के पावर्स। देखते हैं बाकी का आगे। डिवाइडेड बाय ये, इसे मैं लिखूंगा 16 इंटू 4 इंटू 10 के पावर हो गया, देखिए -19 -1 और ये भी -1, दैट इज -21, है ना। चलिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये 2 2 बार आ गया, तो यहाँ पर एक बार आ गया, बाहर आ गया ना, ठीक है। 9 और 9 2 बार आ गया, तो एक बार आ गया। 16 की जगह पर 4 हो गया। 10 का पावर देखते हैं, -51 10⁻⁻49 -49, तो मैं क्या करूंगा इसको, नहीं 7 नहीं, -1 और इंटू 10 कर दूंगा, मतलब 10⁻1 और 10⁻⁻1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया ये, इट्स लाइक 16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻21। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? चलिए, अब क्या 4 गया, 4 गया 8 है ना। और अब बताइए मुझे ये क्या बनेगा, दिस इज 9, 10⁻⁻50 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻⁻25, एंड दिस इज 3.1 या 3.14, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज एक्चुअली 3.14, क्लोज टू दैट, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻21।
कुल मिलाकर अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 3 9 3 12, 27 और 28 डिवाइडेड बाय 8 into 10 raised to -4, you see, and now if I'll multiply divide it, 8 3 24 4 तो 32 8 5 से 40 2 8 3 24 3.53 10 raised to -4 रेडियस है मीटर में आएगा 3.53 10 raised to -4 and we are very close. B is the answer. We are so close. This is all approximation method. Is this okay? ये पूरा approximation method से किया हमने, इसमें कोई कैल्सियम ऑल यूज नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन था। लेट मी कॉल दिस एज अ डबल स्टार तो नहीं है, क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, हो गया डन। इट्स ओके। 'So that was question number कौन सा था? 17। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18। टू अल्फा पार्टिकल्स, 20 हो गया। टू अल्फा पार्टिकल्स, 21st तक कर देते हैं। Two alpha particles have the ratio of their velocities as 3:2. Well, let me call this as V1.
एक सेकेंड ना, तो क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ भी यहाँ पे, नॉट एक्सेसिबल, तो मैं इसको एक्सेस भी करने की कोशिश, ये और ये दिख रहा है यहाँ पे मुझे, तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा बोल रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑफिस देखो ना बंद हो रहा है, नहीं देख रहा है, क्योंकि मैंने तो दोपहर को उसको किया था शेयर एंड तब अभी देखना बंद नहीं हो गया, तो वर्क प्रॉपर नहीं हो पाया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। हाँ विल स्टॉप हियर, मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में, 5 मिनट पहले हम रुक जाते हैं बिकॉज इट्स मिसबिहेविंग, आई हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स हो हियर, ऑलराइट, क्रैश हो रहा है वो सिस्टम, ठीक है, सो थैंक यू सो मच, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,